तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 5 होने वाला है, यानी कि 5। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपलिफ्टेड पार्ट रीजन यानी कि उठित पाट क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू यानी कि रांची हजारीबाग पठार के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताया गया था कि झारखंड का जो फिजियोग्राफी है यानी कि जो भू आकृतिक प्रदेश है उसको टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया था, वो हम लोग देख चुके हैं। 5 कौन कौन है एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पहला है आपका अपलिफ्टेड पाट क्षेत्र, दूसरा है आपका अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू जिसको हम लोग रांची हजारीबाग का पठार कहते हैं, तीसरा है आपका आउटर प्लेट्यू जिसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका नदर्न आउटर प्लेट्यू, एक है आपका सदर्न आउटर प्लेट्यू। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दामोदर बराकर बेसिन और 5वां नंबर लास्ट है आपका संथाल परगना उच्च भूमि। तो हम लोग का जो अपलिफ्टेड पार्ट रीजन है ये तो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू यानी कि रांची हजारीबाग का पठार के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्लास हम लोग। तो जो आपका उठित केंद्रीय पठार है जिसको हम लोग रांची हजारीबाग का पठार भी कहते हैं, ये झारखंड का सेकेंड सबसे ऊंचा वाला एरिया है। यहाँ मिस्टेक हुआ है, थर्ड लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। याद रखिएगा कि जो उठित केंद्रीय पठार है यह झारखंड का सेकेंड सबसे ऊंचा वाला एरिया है। पहला क्या है? पहला है आपका पार्ट रीजन और सेकेंड क्या है? उठित केंद्रीय पठार। पार्ट रीजन की अगर हम लोग ऊंचाई बात करें तो लगभग 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के मध्य में पाया जाता है, जबकि जो उठित केंद्रीय पठार है इसकी अगर एवरेज हाइट देखें तो ये आपका 600 मीटर है। 600 मीटर यानी कि लगभग 200 फीट है, ठीक है ना। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यह जो उठित केंद्रीय पठार है यह झारखंड का सेकेंड नंबर का मतलब कि ऊंचा वाला क्षेत्र है, और साथ ही साथ यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है ना। उसके बाद देखिए जो आपका उठित केंद्रीय पठार है ये आपका रोलिंग प्लेन का यानी कि तरंगित मैदान, और जो उठित पेनीप्लेन है इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। कहने का मतलब क्या है वो देखिए। अगर हम लोग ऐसे बात करें तो जो रांची का पठार है ना वो कहीं पे गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, फिर कहीं गड्ढा है, फिर कहीं ऊंचा है, फिर गड्ढा, फिर ऊंचा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये जो नीचे वाला इलाका है कहीं पे घाटी देखने को मिलेगा, ये ऊंचा वाला इलाका है कहीं पे वो मतलब कि ऊंचा वाला इलाका देखने को मिलेगा। तो कहीं पे गड्ढा तो कहीं ऊंचा, फिर गड्ढा तो फिर ऊंचा। तो इस तरह से जो रांची हजारीबाग का पठार है जिसको हम लोग उठित केंद्रीय पठार कहते हैं, यह आपका रोलिंग प्लेन यानी कि तरंगित मैदान का क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ ही साथ यह एक उठित पेनी प्लेन है। उठित मतलब अपलिफ्टेड यानी कि ऊंचा हुआ मतलब उठा हुआ एरिया में है। आगे देखिए जो आपका रांची हजारीबाग का पठार है तो इसको सेपरेट कौन करता है, अलग कौन करता है वो देखिए। हम लोग मैप में हम लोग देखे थे सबसे पहले कि ये जो है आपका ऐसा सी के आकार में बन रहा है, ये है आपका हजारीबाग का पठार, है ना। और बीच में आपका इसको छोटा बनाते हैं तब समझ में आएगा। देखिए ये है आपका ऐसे करके, ये है आपका हजारीबाग का पठार, है ना। और नीचे में है आपका ये रांची का पठार, ठीक है। और बीच में जो नदी फ्लो हो रही है, ये जो नदी है ये आपका दामोदर नदी, ठीक है। ये बीच में आपका दामोदर नदी फ्लो हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जो दामोदर नदी है इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। एक भाग आपका जो है वो कहलाएगा आपका हजारीबाग का पठार, और एक भाग कहलाएगा आपका रांची का पठार, ठीक है। याद रखिएगा कि हम लोग मैप में देखे थे कि ये जो आपका रांची का पठार है इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मोरवान का मैदान, और यहीं पे आपका हुंडू फॉल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आप याद रखिएगा। तो जो दामोदर नदी है ये आपका दामोदर नदी बीच में बह रही है। तो ये दामोदर नदी जो रांची हजारीबाग पठार है इसको 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग हजारीबाग का पठार कहते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को हम लोग रांची का पठार कहते हैं। आइए हम लोग अब एक एक करके बात करते हैं। एक तो है आपका रांची का पठार और दूसरा है आपका हजारीबाग का पठार। अब पहले हम लोग देखते हैं रांची का पठार के बारे में। रांची का जो पठार है इसका अगर हम लोग लोकेशन देखें तो लोकेशन आपका कहाँ कहाँ है रांची का पठार का? वो है रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और फिर रामगढ़ का कुछ भाग जो है वो रांची पठार का ही भाग है। आगे देखते हैं रांची का जो पठार है या आर्कियन या फिर नीस भी हो सकता है। देखने कहने का मतलब है क्या कि रांची का जो पठार है वो आपका आर्कियन बेसमेंट से बना हुआ है।
और आर्कियन जो चट्टानें होती है वहाँ पे जो चट्टान है या तो वो नीस के रूप में मिलेगा या शिस्ट के रूप में मिलेगा या ग्रेनाइट के रूप में मिलेगा। लेकिन बेसिकली आर्कियन चट्टान में सबसे ज़्यादा नीस जो है वो देखने को मिलता है। तो कहा जा रहा है कि जो आपका रांची का पठार है वह या तो आपका आर्कियन है या फिर वो नीस के रूप में है। क्यों? क्योंकि जो आर्कियन चट्टान में सबसे ज़्यादा बहुतायत मिलती है नीस, और इसके अलावा ग्रेनाइट और शिस्ट भी देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं धारवाड़ चट्टान की, तो धारवाड़ चट्टान में भी ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मिलता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में शिस्ट मिलता है, जबकि आर्कियन चट्टान में ज़्यादा मात्रा में नीस मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। रांची का जो पठार है यह एक सपाट पठारी क्षेत्र है जो कि एक टेबल नुमा है। यह कैसा है? एक टेबल नुमा उठा हुआ एक सपाट पठारी क्षेत्र है ना। ये सपाट एक पठारी क्षेत्र है, टेबल नुमा उठा हुआ। ठीक है, आगे देखिए। जो रांची का पठार है इसके चारों ओर कगार है या फिर भ्रंश रेखा है। कहने मतलब क्या है वो देख लीजिए। ये आपका रांची का पठार है, तो इसके चारों ओर आप इधर जाइए या फिर आप इधर जाइए या नीचे की ओर आइए या फिर इधर पश्चिम की ओर जाइए, कहीं भी जाइएगा तो आपको वहाँ पे कगार देखने को मिलता है। कगार क्या होता है? स्कार्पमेंट, मतलब सडन चेंज इन हाइट एंड एटीट्यूड या एल्टीट्यूड। कहने मतलब है आप कहीं जा रहे हो और उस जगह में अचानक अगर हाइट मतलब कि चेंज हो गया है, अचानक आप जा रहे थे तो अचानक 500 मीटर गड्ढा आ गया, तो जो अचानक चेंज हो रहा है ना उसको बोलते हैं हम लोग कगारी क्षेत्र। तो आप याद रखिएगा कि जो आपका जो कगार है ना, कगार कहाँ पे मिलेगा? मतलब जो कगार वाला इलाका रहेगा वहाँ पे आपका वाटरफॉल वगैरह, झारखंड में जितने भी वाटरफॉल है ना वो सभी कगारी क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। तो आप रांची जो है वो एक ऊंचा वाला इलाके में, एक ऊंचा क्षेत्र है। तो रांची से आप कहीं भी जाइएगा तो आपको गड्ढा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है आप रांची ऊंचा में है, तो रांची से अगर आप चारों ओर कहीं भी जाइएगा तो आपको नीचे डॉन में उतरना ही पड़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आप ये याद रखिए कि अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो अगर अचानक अगर आपका हाइट में मतलब कि कमी हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कगार। और झारखंड में जितने भी कगार है वो सभी जो मतलब झारखंड में जितने भी वाटरफॉल है वो सभी कगार वाले इलाकों में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, यह एक बैथोलिथ के ऊपर स्थित है इसलिए इसको हम लोग रांची बैथोलिथ कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो आपका चट्टान है ना, ये चट्टान एक आपका बैथोलिथ है, मतलब कि ये चट्टान का नाम है। और ये चट्टान एक आपका पूरी तरीके से एक बैथोलिथ चट्टान का एक बड़ा सा चट्टान का एक टुकड़ा है। और रांची का पठार एक बड़ा सा चट्टान से बना है जिसको हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ चट्टान। इस कारण से रांची पठार को भी हम लोग ना रांची बैथोलिथ भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए एक मैप दिया हुआ है, इस मैप को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक नीचे हम लोग जब बात करते हैं ना कि ये आपका अर्थ है, ये ऊपर वाला भाग आपका कोर हो गया, इसके अंदर का भाग मेंटल हो गया, मतलब ये क्रस्ट हो गया, इसके अंदर का भाग मेंटल हो गया, और सबसे जो अंदर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। तो ऊपर में क्रस्ट, इसके अंदर मेंटल, उसके अंदर कोर। ठीक ना। और यहाँ से क्रस्ट में ना 100 किलोमीटर की अगर जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक क्षेत्र मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। ठीक है ना, वो याद रखिएगा। तो देखिए ये आपका स्टेनोस्फीयर है। तो स्टेनोस्फीयर से ऊपर में क्या है ना, एक चट्टान है, या आप ना इसको आर्कियन चट्टान मान लीजिए या फिर आप इसको एक ना बैथोलिथ चट्टान भी मान सकते हैं। तो यह एक ही चट्टान से बना हुआ है। तो इसमें ग्रेनाइट, नीस या फिर सिस्ट देखने को मिलेगा आर्कियन चट्टान में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या तो नीस। अब देखिए यह ना एक 50 मीटर, एक मतलब कि ऊपर से लेके 50 मीटर तक 50 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन आप मीटर देखिए यहाँ पे मिस्टेक है। तो 50 मीटर तक जो है एक गहरा एक चट्टान है जो कि आपका आर्कियन चट्टान बोलिए या फिर वही आपका बैथोलिथ चट्टान है। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है ना कि उसके ऊपर ना पानी वगैरह बहुत सारा डिपोजिशन हुआ, पानी पड़ा, विंड का फ्लो हुआ, तो इस कारण से क्या हुआ ना, एक चट्टान ऐसे इस फॉर्म में था। ठीक है। अब इस चट्टान में धीरे धीरे समय के सापेक्ष में क्या हो गया कि कहीं पे ये चट्टान मतलब कि गड्ढा हो गया, कहीं पे ऊंचा ही रह गया, फिर कहीं गड्ढा हो गया, फिर कहीं ऊंचा हो गया, फिर गड्ढा हो गया। तो ये गड्ढा ऊंचा ये देखने को मिल रहा है, तो ये आपका एक रोलिंग प्लेन है।
तो ये जो आपका ऊंचा वाला इलाका है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोंगरी, टोंगरी या डोंगरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टोंगरी या फिर डोंगरी। और ये वाला जो इलाका है आपका, ये वाला इलाका, इस इलाके को हम लोग बोलते हैं टाड़ क्षेत्र, जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक ना। और जो नीचे में जो गड्ढा वाला इलाका है इसको हम लोग घाटी बोलते ही हैं। यहाँ पे कई सारे अवसाद आके निक्षेपण हो जाते हैं अवसादों का, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोन क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, दोन क्षेत्र। तो आप याद रखिएगा, 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा, इसमें तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका हो गया दोन क्षेत्र, एक हो गया आपका अवसादी निक्षेपण वाला इलाका जिसको हम बोलते हैं दोन क्षेत्र, दूसरा हो गया जो ऊंचा वाला इलाका है इसको हम बोलते हैं टोंगरी या फिर डोंगरी। डोंगरी याद रखिएगा या फिर आप डोंगरी याद रखिएगा। उसके अलावा जो आपका ये जो ढाल वाले इलाके में जो आपका एरिया मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं टाड़ क्षेत्र, ठीक ना। क्या बोलते हैं, तो टाड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको, आप याद रखिएगा। अब देखिए, रांची का जो पठार है यह एक बड़ा पठार है, इसको आप आर्कियन चट्टान मानिए या फिर बैथुली चट्टान मानिए, दोनों एक है, जो कि एक 50 मीटर तक गहरा है। और साथ ही साथ इसमें कुछ कुछ क्षेत्र ऊपर उठे हुए हैं तो कुछ क्षेत्र नीचे मतलब कि धंस चुके हैं, वो या तो वो अपरदनात्मक प्रक्रिया के कारण हुए हो या फिर विंड हवा ये सब के कारण हुआ होगा, है ना। तो ऊपर जो उठा हुआ भाग है उसको हम लोग बोलते हैं टोंगरी या फिर डोंगरी। जो आपका ढलान वाला एरिया में है उसको हम लोग बोलते हैं टाड़ क्षेत्र। और जो आपका गड्ढा वाला एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि घाटी वाला एरिया जहाँ पे अवसादी निक्षेपण हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं दोन क्षेत्र। तो टाड़ क्या है, दोन क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आग्नेय चट्टान या फिर ग्रेनाइट चट्टान बोल दीजिए, या शीश या निस्ट, ये सभी का निर्माण मैग्मा से ही हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी के भीतर जितने भी जो पदार्थ है वो सभी तरल अवस्था में है। तो जब तक वो अंदर रहते हैं तब वो मैग्मा कहलाते हैं, और जब वो पृथ्वी की धरातल में पहुंच जाते हैं तब उसी को हम लोग लावा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग जो हमेशा बात करते हैं कि जो अंदर का चट्टान है मतलब कि जो पिघला हुआ मैग्मा वो ऊपर कैसे आता है। तो हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब दो बड़े बड़े प्लेट यानी कि आपस में टकराते हैं तो इसके टकराने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि जो अंदर का जो मैग्मा है वहाँ पे फॉल्ट का निर्माण होता है यानी भ्रंश का, और उस भ्रंश में यानी कि दरार आता है, और उसी दरार के सहारे अंदर का जो पिघली हुई जो मैग्मा है वो बाहर के रूप में आ जाता है। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा रांची के पठार के बारे में और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला याद रखिएगा कि जो रांची का पठार है वह ना लंबे समय से अपर्दन और अपक्षय प्रक्रिया से वो क्या है, प्रभावित है। तो लंबे टाइम से वो देखा जा रहा है कि अपर्दन भी हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। अपर्दन क्या होता है और अपक्षय क्या होता है, इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस हम लोग समझते हैं। अपक्षय का मतलब होता है कि अगर कोई बड़ा सा पदार्थ है उसके ऊपर हवा चल रहा है, पानी पड़ रहा है और भी कई सारे मतलब कि भौतिक प्रक्रियाएं हो रही है, तो उससे वो सामान क्या मतलब वो पदार्थ है धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है, टूट के बिखरना स्टार्ट होता है। तो जो अगर टूट के एक ही स्थान पे और वो हल्का हल्का बिखरने लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अपक्षय। लेकिन वो चट्टान जो है वो बड़ा चट्टान था या पदार्थ था, वो उसको टूट गया, उसके बाद उसको हवा के द्वारा बहा कर दूसरी जगह में ले गया या पानी के द्वारा उसको बहा कर दूसरी जगह में ले गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर्दन। और निक्षेपण क्या होता है कि जो एक जगह जाके जमा कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। तो आई होप आपको अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण समझ में आ गया होगा। तो जो आपका रांची का पठार था ना वो आपका लंबे समय से अपर्दन और अपक्षय प्रक्रिया से प्रभावित था। इसके कारण से जो आर्कियन चट्टान है वो हम लोग के धरातल पर देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि देखिए, जो धरातल के ऊपर में आपका आर्कियन चट्टान है वो हम लोग को तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो धरातल के नीचे में है या काफ़ी गहराई में चला गया है वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं ये आपका घाटी है। और जो घाटी का नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलेंगे ये आपका दोन क्षेत्र है। जबकि जो क्षेत्र हम लोग को विजिबल है यानी कि दिख रहा है उसको हम लोग टोंगरी या फिर डोंगरी वगैरह कहते हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, तो दो मतलब कि जो क्षेत्र हम लोगों को आर्कियन चट्टान का जो क्षेत्र हम लोगों को दिख रहा है उसको इन टर्म ऑफ ज्योग्राफी उसको हम लोग मोनाड नॉक कहते हैं। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में देखें तो जो धरातल
के ऊपर जो भी चट्टान हम लोगों को दिख रहा है, आर्कियन चट्टान का धरातल के ऊपर में जो भाग दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोनाड नोक। क्या बोलते हैं? मोनाड नोक। और साथ ही साथ इसी को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, है ना, यानी कि आधारभूत संरचना इसी को कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो लोकल लैंग्वेज में इसको हम लोग टोंगरी और डोंगरी कहते हैं। याद रखिएगा कि टोंगरी और डोंगरी एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। अगर शंकु नुमा रहा इस टाइप में, शंकु के आकार में रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि आपका टोंगरी, ठीक ना। लेकिन अगर कोई आपका गुम्बदाकार रहा, गुम्बद के शेप में रहा, तो उसको हम लोग बोल देंगे डोंगरी, ठीक है ना। तो शंकु गुम्बदाकार पहाड़ी जो है उसको हम लोग मोनाड नोक बोल दीजिए ज्योग्राफी की भाषा में, या फिर स्थानीय भाषा में उसी को हम लोग टोंगरी या फिर डोंगरी कहते हैं। टोंगरी आपका शंकु नुमा होता है, जबकि डोंगरी आपका मतलब कि गुम्बदाकार नुमा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक पॉइंट और बताया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देखिए। रांची का जो पठार है वह ना आपका छिलका अपर्दन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। छिलका अपर्दन को ही हम लोग प्याजी अपर्दन भी कहते हैं। तो जो आपका रांची का पठार है वह आपका छिलका अपर्दन या फिर प्याजी अपर्दन इससे भी वो ग्रसित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग ना एक्सपोलिएशन कहते हैं। एक्सपोलिएशन क्या कहते हैं? कहने का मतलब है परत का उखड़ना। तो किसको कहते हैं? कहने मतलब जो आपका रांची का पठार है वो आपका छिलका अपर्दन यानी कि प्याजी अपर्दन से वो ग्रसित है, जिसको हम लोग एक्सपोलिएशन कहते हैं, यानी कि परत का उखड़ना। ये क्या है क्या नहीं है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा अपर्दन ग्रेनाइट एवं जो आर्कियन चट्टान होती है उसमें मानसूनी क्लाइमेट के कारण टोंगरी या फिर डोंगरी के रूप में विजिबल है। आपको ये पता होना चाहिए, या फिर वो मतलब कि बैथोलिक चट्टान हो, आर्कियन चट्टान हो, या फिर ग्रेनाइट चट्टान की बात करें, नीस चट्टान की बात करें, धारवा चट्टान की बात करें, जो भी चट्टान हो, जो हम लोगों को पृथ्वी के ऊपर धरातल पे दिख रहा है उसको हम लोग इन लोकल लैंग्वेज में टोंगरी डोंगरी ये सब कहते हैं, और उसको हम लोग ज्योग्राफी लैंग्वेज में मोनाड नोक कहते हैं। जो क्षेत्र नहीं दिख रहा है, काफ़ी नीचे में है, घाटी में है, उसको हम लोग बोलते हैं दोन क्षेत्र। जबकि जो मतलब कि ढलान वाले इलाके में है उसको हम लोग बोलते हैं आपका टाँड़ क्षेत्र। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। साथ ही साथ हम लोग अभी समझ रहे थे कि जो रांची का पठार है यह आपका एक्सपोलिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे है वो देखिए, यहाँ पे एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे एक आपका आर्कियन चट्टान है। आर्कियन चट्टान जो है वो हमेशा किस रूप में मिलेगा, तो या तो नीस के रूप में, सिस्ट के रूप में, या फिर ग्रेनाइट के रूप में। लेकिन बहुतायत क्या मिलेगा, तो नीस के रूप में देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसका जो ऊपरी भाग है इसको आप इस तरह से समझिए ना कि जब गर्मी होता है यानी कि हीट पड़ता है तब ऊपरी जो भाग है, इसका ऊपरी भाग, ये वाला भाग, ऊपरी भाग क्या होता है, फैलता है यानी कि फैलाव होता है। जबकि जब ठंडा होता है तो ठंडा में जो ऊपरी भाग है वो क्या होता है, संकुचन होता है। कहने का मतलब है कभी ये बाहर की ओर फैलेगा तो कभी ये अंदर की ओर सिकुड़ेगा। तो ये बार बार फैलाव और बार बार संकुचन, ये जो प्रक्रिया होती है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो हवाएं चलती है यानी कि विंड, ये क्या करती है, इनके बीच में मतलब कि दरार ला देती है। क्या करती है, इनके बीच में दरार ला देती है ना, दरार ला देती है। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि ये परत जो है वो एक परत परत के रूप में देखने को मिल रहा है। ये परत निकल गया, ये परत अलग हो गया, तो ये परत के रूप में देखने को मिलती है। समझ में आ गया? क्या बोले हम कि जो रांची का पठार है वो आपका एक्सपोलिएशन यानी कि छिलका अपर्दन, प्याजी अपर्दन या फिर परत अपर्दन, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे, क्यों, तो हम ये बताएं क्योंकि जो इसका ऊपरी भाग है, बाहरी जो भाग है, उसमें बार बार फैलाव होता है तो बार बार संकुचन होता है। फैलाव कब होता है, तो गर्मी के टाइम में। संकुचन कब होता है, तो ठंडा के टाइम में। ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक का ये होता है अपर्दन, कभी फैलता है तो कभी ये सिकुड़ता है, 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में।
और जब इसमें फैलाव और संकुचन होता है तो इसी बीच जो हवाएं चलती है वो क्या कर देती है, तो इसमें दरार ला देती है। और जब ये दरार ला देती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये आपका परत के रूप में निकल गया बाहर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा है इसमें, फिर हम लोग इसके आगे का पॉइंट हम लोग समझेंगे। पहला चीज़ हम लोग जाने हैं कि जो आपका उठित केंद्रीय पठार है, जिसको हम लोग रांची हजारीबाग का पठार कहते हैं, यह झारखंड का सेकेंड ऊंचा भू आकृतिक प्रदेश है। यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, इसको आप मतलब करेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये हम लोग जानें कि इसकी ऊंचाई 600 मीटर है और यह एक रोलिंग प्लेन का बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर हम लोग जानें कि दामोदर नदी इनको दो भागों में डिवाइड करती है, एक रांची पठार, एक हजारीबाग का पठार। फिर हम लोग रांची पठार के बारे में जानें कि जो रांची का पठार है वो ना अपने चारों ओर मतलब कगारों से घिरा हुआ है, ये हम लोग जाने। साथ ही साथ हम लोग जाने कि रांची का पठार को हम लोग रांची बैथुलित क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बैथुलित के ऊपर स्थित है, जो कि आप आर्कियन बोल दीजिए या फिर बैथुलित बोल दीजिए, बात एक ही है। फिर हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट जाने कि टोंगरी और डोंगरी क्या होता है लोकल लैंग्वेज में, और इन ज्योग्राफी के लैंग्वेज में मोनाड नोक क्या होता है वो जाने, टार क्षेत्र क्या होता है, दोन क्षेत्र क्या होता है, अवसादी निक्षेपण क्या होता है वो जाने। साथ ही साथ हम लोग जाने कि अपर्दन क्या है, अपक्षय क्या है, निक्षेपण क्या है। फिर हम लोग जाने कि रांची का पठार है जिसको हम लोग एक्सफोलिएशन का बेस्ट एग्जांपल मानते हैं, यानी कि छिलका या फिर प्याजी अपर्दन का बेस्ट एग्जांपल, वो क्यों है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रांची पठार के बारे में कुछ कुछ और भी फैक्ट है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रांची का जो पठार है यह अब जो है ये उत्तरी और दक्षिणी जो पूर्वी भाग है वो कगारनुमा या फिर भ्रंश रेखा है। कहने मतलब है रांची जो पठार है ये देखिए, मान लीजिए आप रांची का पठार है ये, ठीक है, ये रांची का पठार है और रांची पठार है, इसके चारों ओर ना कगार है। कहने मतलब कहीं भी जाइए रांची से आपको नीचे गहराई में जाना होगा, यानी कि नीचे जाना ही होगा, क्योंकि रांची का पठार ही ऊंचाई पे है। अब देखिए ऐसे में क्या है कि ये जो आपका कगार है ना, तो इस कगार से ना बहुत सारी नदियाँ वगैरह निकल रही है, बहुत सारी नदियाँ इस कगार से क्या हो रही है, निकल रही है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इन द सेंस में हम लोग कुछ कुछ समझे, जैसे कि आपका और यहीं पे ना आपका मतलब बहुत सारी नदियाँ भी निकल रही है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जितने भी कगार कगार है, कगार पे ही आपका वाटरफॉल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जैसे कि हुंडू फॉल, जैसे कि दसम फॉल, जैसे पिरवा घाग वाटरफॉल, पंचघाघ वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल, ये सभी मिलते हैं। तो देखिए इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं रांची पठार का पूर्वी भाग, पूर्वी कगार, इसको बोलते हैं रांची पठार का पश्चिमी कगार, इसको बोलते हैं रांची पठार का उत्तरी कगार, इसको बोलते हैं रांची पठार का दक्षिणी कगार, ठीक ना। अब देखिए, तो आपका जो रांची पठार का ये दक्षिणी कगार है, ये पूर्वी कगार है, और ये वाला जो इलाका है इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी कगार। तो ये जो आपका दक्षिण पूर्वी कगार है, यहाँ पे आपका हुंडू फॉल है, जोना फॉल है, दसम फॉल है, पेरवा घाघ वाटरफॉल है, आपका पंचघाघ वाटरफॉल है, ये सभी क्या है, दक्षिण पूर्वी कगार पे है, किसका, रांची पठार का। आगे देखिए, रांची पठार का ये जो आपका उत्तरी कगार क्षेत्र है वो कैसा है, तो ये एक आपका पहाड़ी नुमा यानी कि हिल वाला है, हिल रीजन है, ठीक है ना, कैसा है, तो हिल रीजन है। आगे देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका सिक्की दरी से लेके वेस्ट में बूढ़ा पहाड़ तक है, वेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपका है, इधर ईस्ट के साइड में आपका सिक्की दरी है और इधर वेस्ट के साइड में आपका बूढ़ा पहाड़ है, यानी कि बूढ़ा हिल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका एक पहाड़ी नुमा संरचना है, जो कि कैसा है, तो वो एक मंद ढाल वाला है, कैसा है, मतलब कि ये आपका मंद ढाल वाला, याद रखिएगा। कहने मतलब है कि रांची पठार में मंड ढाल वाला कगारी क्षेत्र भी है जिसको हम लोग घाट कहते हैं। एक तो बताया हम आपको कि जो आपका मतलब कि अगर मतलब कि अचानक अगर आपके ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कगार, लेकिन अचानक नहीं हो रहा बल्कि धीरे 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 हो रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे घाट। तो रांची का जो आपका इधर वाला इलाका है, मतलब कि दक्षिण पूर्व इलाके में कई सारे वाटरफॉल हैं, और आपके उत्तर वाले इलाके में यहाँ से लेके मतलब पूर्व में सिकिदरी से लेकर पश्चिम में बूढ़ा पहाड़ तक आपका पहाड़ी नुमा संरचना है उत्तरी कगार क्षेत्र में। साथ ही साथ ये बताया हम कि जो रांची पठार है
ये ना एक आपका मंद ढाल वाला कगारी क्षेत्र भी है। तो जो आपका मंद ढाल वाला कगारी क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं घाट। तो झारखंड में बहुत सारे घाट भी मिलते हैं देखने को, आपको बताया गया था। जैसे कि आपका मोरवान का घाट है, तेमारा घाट है, टेबू घाट है। ये सभी आपका साउथ ईस्ट में ही है, साउथ ईस्ट में ही है। दक्षिण पूर्व में आपका कई सारे वाटरफॉल भी है, तो कई सारे आपके घाट भी है। जैसे कि मोरवान घाट, जैसे कि आपका तेमारा घाट, जैसे कि आपका टैबू घाट, ये सभी आपके दक्षिण पूर्वी कगार पे ही आपका स्थित है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा आप कि जो उत्तरी कगार वाला इलाका है, तो उत्तरी कगार में भी कई सारे घाट है। जैसे कि आपका अमझरिया घाट, जैसे कि आपका चंदवा घाट, जैसे आपका मैकलुस्कीगंज घाट, सिकिदरी घाट, चुट्टूपालू घाट, पतराटू घाट, ये सभी आपका नदर्न इस्कार्पमेंट पे है, यानी कि उत्तरी कगार पे है। तो उत्तरी कगार जो है वो एक मंद ढाल वाला है जिसको हम लोग घाट कहते हैं। और यहाँ पे कई सारे घाट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमझरिया, चंदवा, मैकलुस्कीगंज, सिकिदरी, चुट्टूपालू, पतराटू घाट इत्यादि। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब रांची का पठार में एक और भी बात हम कुछ कुछ बताए थे वो देख लीजिए कि जो आपका रांची का पठार है यहीं पे आपका ना एक मोरवान का मैदान है। जैसे कि ये आपका रांची का पठार है, ये पूरा आप याद रखिए कि ये आपका पूरा है रांची का पठार। तो ये वाला जो इलाका है इस इलाके में आपका मोरवान का मैदान है, ठीक ना। ठीक है, क्या है तो मोरवान का मैदान है। और ये आपका ना मंद ढाल वाला एक पठारी क्षेत्र है। और ऊपर में यहीं कहीं पे आपका है हुंड्रू फॉल, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो मोरवान का मैदान है यहीं पे आपका ये इसी को हम लोग मोरवान घाट भी कहते हैं कहीं कहीं। ये आपका रांची जिला का अनगढ़ा और सिल्ली ब्लॉक को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे आपका है अनगढ़ा, यहाँ पे आपका सिल्ली। तो इन दोनों को आपस में कौन सा मैदान जोड़ता है, तो वो है आपका मोरवान का मैदान। ठीक है ना, मोरवान का मैदान आपका अनगढ़ा और आपका सिल्ली को जोड़ता है। और अनगढ़ा और सिल्ली क्या है, ब्लॉक है, जो किस ज़िले में आते हैं, तो आपके रांची ज़िले में आते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो हम लोग अभी तक तो हम लोग देख चुके हैं रांची का पठार के बारे में। अब देखिए कि जो आपका रांची का पठार है इसका हम लोग लोकेशन यानी कि चौहद्दी देखते हैं। ये आपका रांची का पठार क्या है, ये है आपका रांची का पठार। यहाँ तक समझ में आ गया। रांची का पठार में मतलब कि पूर्व में क्या है, तो पूर्व में आपका है पुरुलिया का मैदान। तो पश्चिम में क्या है, तो पाट क्षेत्र का पूर्वी कगार। जैसे देखिए ये आपको बताया था ना कि ये आपका पाट क्षेत्र है, ये आपका रांची का और हजारीबाग का पठार है। ये आपका ये हजारीबाग का पठार है और ये आपका ये रांची का पठार है। तो रांची पठार का यहाँ पूर्व में क्या है, तो आपका पुरुलिया का मैदान है। पश्चिम में क्या है, तो ये आपका पाट क्षेत्र का ये आपका पूर्वी कगार है। उत्तर में क्या है, तो आपका दामोदर नदी यहाँ बह रही है। दामोदर नदी के जस्ट बगल में क्या है, तो हजारीबाग का पठार है। वहीं अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपका दक्षिण बाह्य पठार है। दक्षिण बाह्य पठार बताया था ना, जहाँ पे आपका चाईबासा का मैदान है, संजय एवं खड़कई का मैदान है, जहाँ पे आपका पंचपरगना का मैदान है, जहाँ आपका सिमडेगा का पठार है जिसको दो भागों में बांटा गया था, संघ बेसिन और दक्षिणी कोयल बेसिन। धारवाड़ क्षेत्र है, सिंहभूम शेयर जोन है, ये सब हम लोग उसमें देखे थे। तो अगर हम लोग रांची पठार का अगर लोकेशन देखें तो ईस्ट में आपका पुरुलिया का मैदान, वेस्ट में आपका पाट क्षेत्र का पूर्वी कगार, नॉर्थ में आपका दामोदर नदी और साउथ में आपका दक्षिणी बाह्य पठार यानी कि ओटर मतलब कि सदर्न ऑटर प्लेट्यू है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। पैरोक्सिन जो है ये सबसे कठोर इग्नियस चट्टान है। इग्नियस कहने का मतलब आर्कियन चट्टान है। तो जो आपका पैरोक्सिन चट्टान है ना वो सबसे कठोर आर्कियन चट्टान है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा रांची पठार कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का भी पठार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा है ही, इसको भी आप देख लिए। देखिए अगर हम लोग हजारीबाग का पठार की बात करें तो अभी आपको मैप में बार बार ये समझाया गया था, एक बार हम लोग मैप को देख ही लेते हैं। मैप में ये चीज़ बताया गया है, ये देखिए ये है आपका रांची हजारीबाग का पठार, इसको हम बोलते हैं अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू। ठीक है, देखिए ऊपर वाला जो है ये है आपका हजारीबाग का पठार, ये है आपका हजारीबाग का पठार और नीचे में है आपका रांची का पठार।
रांची का पठार का ऊपर में ही आपका है मोरवान का मैदान, जहाँ पे आपका हुंडरू फॉल भी है। ठीक है, वो हम लोग याद कर लिए। फिर हम लोग देख लिए इधर आपका पाट क्षेत्र है। इधर आपका ऊपर में क्या क्या है, यहाँ पे दामोदर नदी बीच में बह रही है। नीचे में दक्षिणी भारतीय पठार है। ठीक है ना। यहाँ पे आपका पूर्व में पुरुलिया का मैदान है, रांची पठार के जस्ट बगल में, वो हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग जो देखे हैं कि जो आपका हजारीबाग का पठार है, यहाँ पे जो बीच वाला जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कटक क्षेत्र। और इसी केंद्रीय कटक क्षेत्र में दामोदर बराकर बेसिन आकर यहाँ पे जुड़ती है। वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट जब क्लास में हम लोग देखेंगे तब। अब हम लोग ये भी जान गए थे कि जो रांची का पठार है वो किस किस जिलों में विभाजित ये फैला हुआ है। उसी तरह हम लोग देखते हैं हजारीबाग का पठार के बारे में भी। तो जो रांची का पठार है वो आपका रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा का कुछ भाग इसमें है। ठीक है ना। और ये भी हम लोग देख लिए। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जो आपका हजारीबाग का पठार है वो आपका हजारीबाग में है, रामगढ़ में है, और साथ ही साथ चतरा में कुछ इसका भाग है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग का पठार के बारे में बात करते हैं। रांची का पठार कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग का पठार। देखिए, हजारीबाग का जो पठार है ये रांची पलेटियों से दामोदर नदी द्वारा अलग होता है। कहने का मतलब है, अभी बार बार इस चीज़ को आपको समझाया जा रहा है कि ये आपका हजारीबाग का पठार है और यहीं पे आपका ये आपका रांची का पठार है, और बीच में आपकी एक नदी बह रही है जिसको बोलते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है वो रांची पठार को हजारीबाग पठार से सेपरेट करती है। अब देखिए, हजारीबाग का जो पठार है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। मतलब हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा है आपका निचली हजारीबाग का पठार। अब देखिए, ऊपरी जो हजारीबाग का पठार है इसका जो एवरेज हाइट है वो है 600 मीटर। ठीक है ना। कितना है? 600 मीटर है। ठीक है। अब देखिए, ऊपरी जो हजारीबाग का पठार है वो चारों तरफ से कगारों से घिरा हुआ है। कहने का मतलब आप किधर भी जाइए ऊपरी हजारीबाग का पठार में आपको हर तरफ कगार यानी कि इस्कार्पमेंट एरिया देखने को मिलेगा। आगे देखिए, ऊपरी हजारीबाग का जो सीमा है वो उत्तरी सीमा बराकर नदी, दक्षिणी सीमा मतलब देखिए हजारीबाग के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले हजारीबाग देख लेते हैं। हजारीबाग के पूर्व में आपका कोनान नदी है, पश्चिम में आपका मोहना नदी है, उत्तर में आपका बराकर नदी है और दक्षिण में आपका दामोदर नदी है, और यहाँ पे आपका हजारीबाग का पठार है। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अगर रांची के पठार का भी बात करें तो रांची पठार के नॉर्थ में क्या है? दामोदर नदी है। तो उसी तरह आपको याद रखना होगा। तो जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है या फिर आप हजारीबाग ही मान लीजिए, तो हजारीबाग के पूर्व में आपका कोनार नदी, पश्चिम में आपका मोहना नदी, उत्तर में आपका बराकर नदी और दक्षिण में आपका दामोदर नदी बहती है। यही आपका बाउंड्री भी बनाता है। आगे देखिए, ऊपरी जो हजारीबाग का पठार है वो अपने आसपास घाट से भी घिरा हुआ है। आपको बताया कि कगार से घिरा हुआ है और साथ ही साथ घाट से भी घिरा हुआ है। तो ऊपरी हजारीबाग के पठार में भी कई सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो कई सारे आपके यहाँ पे वैली यानी कि घाट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर दो चार एग्जांपल दें तो अगर हम लोग चरही घाट देखें तो चरही घाट आपका, जिसको हम लोग चरही घाट को हम लोग दामोदर घाटी का भी घाट कहते हैं, दामोदर घाट भी कहते हैं। साथ ही साथ एक आपका है पद्मा घाट। ठीक ना। पद्मा घाट भी है जिसको हम लोग बराकर नदी के मतलब कि ये बराकर और जो हजारीबाग पठार है वहाँ से इसको निकलता है। कहने मतलब ये बराकर नदी निकलता है पद्मा से ही। ठीक ना, वो याद रखिएगा। और जो पद्मा घाट है वो आपका बराकर नदी और आपका हजारीबाग पठार यहीं पे आपको मिलता है, पद्मा घाट। फिर एक देखिए भेलवा और जो नरकी घाट है वो हजारीबाग और गिरिडीह के बीच में है। कौन घाट कहाँ है वो आप याद रखिएगा। आपको ये चीज़ समझाया जा रहा है कि हजारीबाग जो पठार है वो अपने आसपास कई सारे घाट यानी कि वैली से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए चरही घाट, एग्जाम्पल के लिए पद्मा घाट, एग्जाम्पल के लिए भेलवा एवं नरकी घाट, एग्जाम्पल के लिए घाटकोन एवं लिखलाही घाट। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं कौन घाट कहाँ से है। जैसे कि घाटकोन और जो लिखलाई घाट है दोनों का नाम एक ही है। भेलवा बोलिए या फिर नरकी बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो जैसे घाटकोन और लिखलाई घाट वो हजारीबाग को चतरा मतलब कि हजारीबाग को चतरा से जोड़ता है, वो याद रखिएगा। जो भेलवा नरकी घाट है वो हजारीबाग और
को गिरिडीह से जोड़ता है वो आप याद रखिएगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा घाट किसको कहाँ से जोड़ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखिए, साथ ही साथ ये देखिए हम लोग कि जो आपका तिलैया घाट है उसको ही हम लोग पद्मा घाट भी कहते हैं। तिलैया घाट को ही हम लोग पद्मा घाट कहते हैं, वो आप याद रखिएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसमें, केवल आप ये याद रखिएगा कि जो आपका हजारीबाग का पठार है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, एक है आपका निचली हजारीबाग का पठार। इतना आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि जो आपका हजारीबाग का पठार है इसका भी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। हजारीबाग का जो पठार है अपनी चारों ओर कगारों से घिरा हुआ है और अपनी चारों ओर मतलब कि घाट से भी घिरा हुआ है। जैसे कि बहुत सारा घाट है, चरही, पद्मा, भेलवा, नरकी, घाटकोण, लिखलाई इत्यादि। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है या फिर हजारीबाग का जो पठार है उसका जो लोकेशन कैसे है, तो ईस्ट में आपका कुनान रिवर, वेस्ट में आपका मोहना रिवर, नॉर्थ में आपका बराकर रिवर और साउथ में आपका दामोदर रिवर है, यानी कि दामोदर नदी है। अब देखिए ऊपरी हजारीबाग का पठार हो गया है। अब देखिए निचली हजारीबाग का पठार है ना, निचली हजारीबाग का पठार देखिए, इसे गिरिडीह का पठार भी मानते हैं कुछ भूगर्भ शास्त्री। बोलते हैं कि जो आपका निचली हजारीबाग का पठार है इसको कोई कोई जो जियोलॉजिस्ट है, भूगर्भ शास्त्री है, उन लोग ना गिरिडीह पठार का ही भाग मानते हैं। गिरिडीह पठार किस में है? उत्तरी बाहरी पठार में है ना। लेकिन किसी किसी का मानना है कि ये नहीं, ये रांची पठार का भाग है, मतलब हजारीबाग पठार का भाग है, और किसी किसी का मानना है कि ये आपका गिरिडीह का पठार का भाग है। खैर इसमें डिस्प्यूट है, लेकिन हम लोग इसमें नहीं जानना है। हम लोग ये जान लेते हैं कि जो निचले हजारीबाग का पठार है वो आपका उठित केंद्रीय पाठ के अंतर्गत ही आता है। आगे देखिए, निचली जो हजारीबाग का पठार है इसी में ही झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम लोग पारसनाथ पहाड़ी कहते हैं, यानी कि सम्मेद शिखर, जिसका अगर हम लोग हाइट देखें तो वो है आपका 1365 मीटर, है ना। तो सम्मेद शिखर यानी कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? वो आपका निचली हजारीबाग पठार में आती है। और कुछ कुछ भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि जो निचली हजारीबाग का पठार है इसी को गिरिडीह का भी पठार कहते हैं हम लोग, है ना, वो याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, आपको अभी बताया गया था कि जो आपका पायरोक्सिन चट्टान है वो सबसे कठोर इग्नियस रॉक यानी कि आर्कियन चट्टान है। और जो आपका पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र है उसका निर्माण पायरोक्सिन ग्रेनाइट नाम के चट्टान से हुआ है। और जो आपका पायरोक्सिन ग्रेनाइट है वो सबसे हार्ड आर्कियन चट्टान है, जिसका अपर्दन एकदम ना के बराबर में होता है। अगर वो हार्ड है तो उसका अपर्दन और निक्षेपण हो पाएगा क्या? एकदम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड है। तो जो आपका पारसनाथ पहाड़ी है ना, वो एक आपका पायरोक्सिन ग्रेनाइट नामक चट्टान से उसका निर्माण हुआ है। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो आपका पारसनाथ जो पहाड़ी क्षेत्र है यहीं पे आपका सम्मेद शिखर है, जिसको हम लोग 1365 मीटर है ये, और यही आपका झारखंड का सबसे ऊंचा वाला ऊंची चोटी यही है आपका है। तो निचले हजारीबाग का पठार के भी बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा उठित केंद्रीय पठार। तो उठित केंद्रीय पठार को ही हम लोग रांची हजारीबाग का भी पठार कहते हैं। तो रांची पठार में क्या क्या फैक्ट बन सकता था वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोग हजारीबाग का पठार के बारे में भी हम लोगों ने देखा। हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी हजारीबाग का पठार और एक आपका दक्षिणी हजारीबाग का पठार। इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लोग क्लास नंबर 6 में हम लोग बाह्य पठार के बारे में पढ़ेंगे। और बाह्य पठार में भी दो तरह का पठार है, एक है आपका उत्तरी बाह्य पठार और एक है आपका दक्षिणी बाह्य पठार। इसको भी हम लोग एक क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से हमारा उठित केंद्रीय पठार भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।